ईएलएसएस म्यूचुअल फंड यानी कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स। ईएलएसएस की फुल फॉर्म होती है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, यानी कि आप इन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एटीसी में अप टू 1.5 लाख रुपीस का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। और टैक्स बेनिफिट के साथ साथ आपको यहाँ पर एक बेनिफिट और मिलता है, वो ये कि आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इक्विटीज में जाती हैं, यानी कि यहाँ पर आपको टैक्स सेविंग्स के साथ लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। अब अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम ईएलएसएस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो जब मैंने टॉप 5 ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स, यानी कि वो म्यूचुअल फंड्स जो पिछले 4-5 साल में अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, इन म्यूचुअल फंड्स के जब मैंने पिछले 5 साल का सीएजीआर निकाला, इनके 5 साल के सीएजीआर का जब मैंने एवरेज निकाला, तो ये एवरेज निकल के आया 23.11% का, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। तो जब मैंने और थोड़ा सा कंफर्म होने के लिए सेम चीज़ करी इनके 10 साल के सीएजीआर के साथ, यानी कि मैंने फिर से इन टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स के पिछले 10 साल का सीएजीआर निकाला, उनका मैंने एवरेज किया, तो अब की बार ये एवरेज निकल के आया अराउंड 20% का, विच इज अगेन बहुत अच्छे रिटर्न्स है। तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड अकेली ऐसी इन्वेस्टमेंट बन जाती है टैक्स सेविंग स्कीम्स के अंदर, जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। अब एक सवाल यहाँ पर यह आता है कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड किस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है? क्या ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, क्या ये मिड कैप म्यूचुअल फंड है, क्या ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है? तो इंटरेस्टिंग और अच्छी बात यह है कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड एक्चुअली में एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरीज में जाती हैं। फंड मैनेजर्स के पास यहाँ पर फुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो आपका एलोकेशंस इनमें से किसी भी कैटेगरी में अपने हिसाब से कर सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर ईएलएसएस म्यूचुअल फंड ने एक्चुअल फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स को भी बीट किया है, यानी कि उनको भी रिटर्न्स के मामले में आउट परफॉर्म किया है। यानी कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ टैक्स सेविंग्स ही नहीं, आपको यहाँ पर टैक्स सेविंग्स के साथ साथ लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये तो हो गई एक तरह से कंप्लीट बात कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना क्यों पसंद करेंगे। अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना पसंद करेंगे या फिर आप मजबूरी में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे क्योंकि आपको एटीसी में टैक्स बेनिफिट लेना है, तो ये बात आप जाने। लेकिन मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपके बेनिफिट्स अच्छे खासे हैं। हाँ, लेकिन एक ड्रॉबैक जरूर है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स का, जो मैं वीडियो के लास्ट में जाके बात करूंगा। तो अब हमें यहाँ पर एक काम ये करना है कि आज की इस वीडियो में हमें शॉर्टलिस्ट करके निकालने हैं 2 बेस्ट ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स जिनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। तो आधा काम मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, यानी कि जितने भी ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, इन सभी म्यूचुअल फंड्स में से मैंने 5 ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं बेस्ड अपॉन डिफरेंट पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? पैरामीटर्स बहुत सारे हैं, जैसे कि 10 साल का सीएजीआर, इनका 5 साल का सीएजीआर, 3 साल का सीएजीआर, इनकी वॉलेटिलिटी, इनका सॉर्टिनो, इनका शार्पे रेशियो, इनका एक्सपेंस रेशियो। तो इन सभी के बेसिस पे मैंने ऑलरेडी 5 म्यूचुअल फंड्स निकाल के रखे हुए हैं, जिससे कि हमारा यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो कि मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स करके दिखाऊं कि ये देखो और वो देखो और फिर हम 5 म्यूचुअल फंड्स निकालें। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर 5 म्यूचुअल फंड्स हैं। तो आइए कंप्लीट कंपैरिजन और एनालिसिस करके देख लेते हैं कि हम ये काम कैसे करेंगे। ओके, तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं टोटल 5 म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहला म्यूचुअल फंड है क्वांट ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, फिर है डीएसपी, फिर है कैनरा रोबैको, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और फाइनली हमारे पास आता है मेराई एसेट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। इन सभी 5 म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट मैंने यहाँ पर सभी पैरामीटर्स ले रखे हैं, जिनमें हमारे पास एयूएम है, एक्सपेंस रेशियो है, इनका 3 साल का, 5 साल का और 10 साल का सीएजीआर मेरे पास है, वॉलेटिलिटी हमारे पास एक पैरामीटर है और शार्पे रेशियो हमारे पास पैरामीटर है, जिसमें से वॉलेटिलिटी हमें ये बताता है कि कोई म्यूचुअल फंड कितना वॉलेटाइल है, यानी कि वो अपनी मीन पोजीशन से कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे जाता है बेस्ड अपॉन मार्केट में अगर कुछ भी वॉलेटिलिटी आती है। और शार्पे रेशियो हमें यहाँ पर बता रहा है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, यानी कि किसी म्यूचुअल फंड पे आप जो रिस्क ले रहे हैं उस रिस्क के बदले में आपको यहाँ पर कितने रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड दे पा रहा है। और जैसे कि मेरी कंपैरिजन वाली म्यूचुअल फंड वीडियोस में अभी तक हम करते आए हैं, यानी कि हम इन म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पर गुड बैड रिमार्क्स देके चलेंगे, जो कि हमें मिलेंगे यहाँ पर गुड बैड या फिर न्यूट्रल बेस्ड अपॉन जो भी पैरामीटर्स हमारे पास यहाँ पर हैं, हम ये रिमार्क इनको देके चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर इन म्यूचुअल फंड्स के पिछले 10 साल के सीएजीआर से, तो 10 साल के सीएजीआर में हमारे पास यहाँ पर हाईएस्ट रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के अंदर, तो हम इसको यहाँ पर एक गुड रिमार्क देंगे। और वैसे अगर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर मेराई एसेट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के अंदर पिछले 10 साल के सीएजीआर नहीं है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड पिछले 8 साल पुराना म्यूचुअल फंड है। तो इस वाले पैरामीटर में मुझे यहाँ पर मेराई एसेट को छोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो सेकंड हाईएस्ट रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो हैं डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के, तो हम इसको यहाँ पर एक गुड रिमार्क देंगे। 5 ईयर्स के सीएजीआर की बात करते हैं तो हाईएस्ट सीएजीआर अगेन क्वांट का है, तो हम इसको देंगे एक गुड रिमार्क। उसके बाद हमारे पास आता है मेराई एसेट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का 21.06%, इसको हम देंगे गुड रिमार्क। 3 ईयर्स के सीएजीआर में भी अगेन यहाँ पर क्वांट
एलिसिस टैक्स सेवर फंड के ही हाईएस्ट रिटर्न्स हैं, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं 34% के। सेकंड हाईएस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के अंदर 25% के रिटर्न्स, सॉरी यहाँ पर। उसके बाद अगर हम यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो वैसे तो जिस म्यूचुअल फंड का कम होता है, अगर उसके रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं उसके मुकाबले में, तो वो वाले म्यूचुअल फंड हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कैनरा रोबैको का यहाँ पर सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है 0.56 का, इसको हम देंगे गुड। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड लोएस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है मेरा एसेट एलिसिस टैक्स सेवर फंड का 0.60 का। AUM यहाँ पर वैसे तो सभी म्यूचुअल फंड्स का अच्छा है। मेरे पास यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया जो मैं अपने लिए रखता हूँ वो है कि AUM होना चाहिए कम से कम 5,000 करोड़ का। तो इन सभी म्यूचुअल फंड्स का AUM अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे कम AUM हमें देखने को मिल रहा है वो है क्वांट एलिसिस टैक्स सेवर फंड का 6400 करोड़ का। बट फिर भी AUM को हम एक शॉर्ट लिस्टिंग पैरामीटर यहाँ पर चूज नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि इन म्यूचुअल फंड्स का ऑलरेडी AUM अच्छा है, तो AUM के बेसिस पे यहाँ पर हम किसी म्यूचुअल फंड को रिजेक्ट या फिर किसी म्यूचुअल फंड को शॉर्ट लिस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं वोलेटिलिटी की, तो यहाँ पर हमें वोलेटिलिटी सबसे हाई देखने को मिल रही है 11.98% की, जो कि है क्वांट की, तो ये एक अच्छी बात नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर एक बैड रिमार्क देंगे। बाकी जो म्यूचुअल फंड्स हैं इन सब की वोलेटिलिटी वैसे 9% के आसपास की ही है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ इनकी वोलेटिलिटी लगभग आसपास ही है। तो बाकी सभी म्यूचुअल फंड्स को मैं बोल दूंगा एक तरह से एक न्यूट्रल रिमार्क कि ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, सभी एक दूसरे के नज़दीक हैं। उसके बाद अगर हम शार्प रेशियो की बात करते हैं तो शार्प रेशियो जिस म्यूचुअल फंड का जितना ज़्यादा होगा वो म्यूचुअल फंड हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, यानी कि आपको रिस्क के मुकाबले में यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा मिल रहे होंगे। तो सबसे हाई शार्प रेशियो हमारे पास यहाँ पर है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का, विच इज़ गुड। उसके बाद हमारे पास सेकंड हाईएस्ट शार्प रेशियो है 2.97 का, विच इज़ इन क्वांट, तो क्वांट को हम यहाँ पर एक गुड रिमार्क देंगे। तो अभी तक जो हमने यहाँ पर गुड और बैड का रिमार्क दिया है उसके बेसिस पे क्या हमें यहाँ पर कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने को मिल रहा है, क्या हम किसी म्यूचुअल फंड को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं? तो देखा जाए तो मुझे यहाँ पर क्वांट एलिसिस म्यूचुअल फंड के अंदर गुड रिमार्क्स देखने को मिल रहे हैं 4। बस एक परेशानी जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है वो है इसकी वोलेटिलिटी। इसकी वोलेटिलिटी थोड़ी हाई है, लेकिन अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो इसके रिटर्न्स बाकी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले में आउटस्टैंडिंग है। मतलब रिटर्न्स के बीच में इतना बड़ा गैप है जो कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। तो ये तो हो गई एक बात कि क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर हमें यहाँ पर कुछ पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम इन दोनों म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, यानी कि एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और मेराई एसेट टैक्स सेवर फंड, इन दोनों ही फंड्स के पास हमारे पास दो रिमार्क हैं, 2 रिमार्क इसके पास हैं, 2 गुड रिमार्क इसके पास हैं। दोनों ही म्यूचुअल फंड का AUM अच्छा खासा है। बस अगर यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो मेराई एसेट टैक्स सेवर फंड ने शॉर्ट टर्म में यानी कि पिछले 3 साल में रिटर्न्स काफी कम दिए हैं 19.79% के। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं एसबीआई से तो एसबीआई ने रिटर्न्स दिए हैं 25.59% के। वहीं अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में दोनों ने ही 21% के रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ पर भी सेम रिटर्न्स हैं 21.06 के और यहाँ पर है 20.96 जो कि 21% ही है। इनफैक्ट एक चीज जो मैं पीछे मिस कर गया हूँ वो ये कि इवन डीएसपी टैक्स सेवर फंड के भी रिटर्न्स यहाँ पर 21% के ही है। तो हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर तीनों को ही गुड मार्क देते हैं। नेक्स्ट जो एक बड़ी कंपैरेबल चीज़ है वो है किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है जो कि है 0.98% का, तो ये हमारे लिए एक बैड रिमार्क है। और वहीं अगर हम मेराई एसेट की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो कम है 0.60% का, जो कि हम देख चुके हैं। तो ओवरऑल जो भी डिस्कशन अभी तक हमने किया है यहाँ पर हमारे पास देखिए एक सिलेक्शन तो हमारे पास सीधा सीधा बन गया है जो कि है क्वांट एलिसिस म्यूचुअल फंड, क्योंकि इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, वोलेटिलिटी हाई है लेकिन उसके बदले में रिटर्न्स हमें अच्छे दे रहा है, तो 1 मार्क तो हम करेंगे इसको। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड को हटा सकता हूँ या फिर डीसेलेक्ट कर सकता हूँ वो है कैनरा रोबैको एलिसिस टैक्स सेवर फंड, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड के अंदर हमें यहाँ पर कुछ खास चीज देखने को नहीं मिल रही है, तो इसको मैं यहाँ पर कर दूंगा बैड। तो अब हमारे पास यहाँ पर फिर भी कंफ्यूजन है, वो है डीएसपी, एसबीआई और मेराई एसेट फंड के अंदर कि इनमें से किसी म्यूचुअल फंड को हटाया जाए तो किसको हटाया जाए। तो जिस स्टेट पे इस वक्त हम हैं, जो कंपैरिजन अब तक हमने किया है, क्वांट म्यूचुअल फंड के अलावा जो 3 म्यूचुअल फंड्स हैं, इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स में अभी हमारे पास काफी कंफ्यूजन है किसको रखा जाए किसको हटा दिया जाए। मैं ऑब्वियसली यहाँ पर कोई बायसनेस नहीं दिखाना चाहता कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा है या फिर वो म्यूचुअल फंड खराब है, क्योंकि मेरी उसमें इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। हमें इस कंपैरिजन को ऑब्वियसली एक सही कंपैरिजन बनाना होगा। तो अभी इस टेबल के थ्रू हमने बस यहाँ पर एक बेसिक शॉर्टलिस्टिंग करी है। बस हाँ, इस टेबल में एक म्यूचुअल फंड जो हट गया है वो है कैनरा रोबैको एलिसिस म्यूचुअल फंड। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक शॉर्टलिस्टिंग की बात। अब हमारे पास जो यहाँ पर मेन चीज आती है वो है इन म्यूचुअल फंड्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये पैरामीटर ठीक है कि इनका 10 साल CAGR इतना गया है, इनका 3 साल का CAGR इतना गया है, इसका एक्सपेंस रेशियो इतना है, लेकिन अगर हमें यहाँ पर ये जानना है कि इनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है तो मुझे यहाँ पर इनके रोलिंग रिटर्न्स को आपस में कंपेयर करना होगा, क्योंकि रोलिंग
रोलिंग रिटर्न्स आपको एक क्लियर पिक्चर देते हैं कि अगर आपने इनमें से किसी म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी एसआईपी की होती तो आपको यानी कि किसी इन्वेस्टर को इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर रिटर्न्स कैसे मिल रहे होते, इन म्यूचुअल फंड्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी होती। तो अब हम बात करते हैं इन म्यूचुअल फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स के कंपैरिजन की। ओके, तो रोलिंग रिटर्न्स कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं advisorkhoज.com पे, और advisorkhoज.com के अंदर हमने लिया है रोलिंग रिटर्न्स वर्सेस कैटेगरी, और इसके अंदर मैंने सेलेक्ट किया है इक्विटी एलिसिस। फंड 1 मैंने लिया है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, फिर हमने लिया है कैनरा रोबैको, फिर हमने लिया है क्वांट एलिसिस, डीएसपी एलिसिस और मिराई एसेट एलिसिस टैक्स सेवर फंड। मैंने पांचों ही म्यूचुअल फंड को यहाँ पर रखा है फिर से आपको एक क्लियर पिक्चर देने के लिए, जिससे कि हमें यहाँ पर कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। स्टार्ट डेट मैंने यहाँ पर चूज की है 1 जनवरी 2016 की, वो इसलिए क्योंकि मिराई एसेट दिसंबर 2015 में रिलीज हुआ था, तो हमें यहाँ पर जनवरी 2016 चूज करना पड़ा, जिससे कि हम इसको भी यहाँ पर कंपैरिजन में इंक्लूड कर सकें। रोलिंग रिटर्न्स का पीरियड मैंने चूज किया है 3 ईयर्स का, यानी कि इस पूरे ड्यूरेशन में, पिछले 8 साल की ड्यूरेशन में हम देखेंगे 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स। तो अगर हम सबसे पहली नज़र इस ग्राफ पे डालते हैं तो एक लाइन हमें यहाँ पर सबसे ऊंची, सबसे ऊपर देखने को मिल रही है, वो है ग्रीन वाली लाइन। अब ये ग्रीन वाली लाइन कौन सी है? ये ग्रीन वाली लाइन है क्वांट एलिसिस टैक्स सेवर फंड की। तो क्वांट एलिसिस म्यूचुअल फंड को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसकी लाइन शुरू हो रही है। एक टाइम तक ये म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को लगातार बीट करता रहा। ये जो बेंचमार्क है ये है पिंक वाली लाइन, तो अपने बेंचमार्क के ऊपर इसने परफॉर्मेंस दी है, और कोरोना के बाद से लगातार इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को तो छोड़िए, बाकी जितने भी म्यूचुअल फंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन सभी म्यूचुअल फंड को बहुत लंबे गैप से आउट परफॉर्म किया है। इवन आज तक, यानी कि जनवरी 12 2024 तक जो डेटा हमारे पास है, जनवरी 2024 तक का डेटा हमारे पास है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर एक भी डाउट होना चाहिए इस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने या नहीं करने के ऊपर, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस ही बहुत अच्छी गई है। हाँ, एक चीज जो हमने कंपैरिजन में देखी थी एक्सेल शीट के अंदर, वो थी कि इस म्यूचुअल फंड की वॉलेटिलिटी थोड़ी हाई थी, यानी कि 11.98% की। ये वॉलेटिलिटी हमें यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रही है इस ग्रीन लाइन में। ये ग्रीन लाइन कभी अचानक से नीचे है, कभी अचानक से ऊपर है, और वॉलेटिलिटी लगातार यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इस वॉलेटिलिटी के बावजूद भी इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स तो अच्छे दिए हैं। वही चीज़ हमें देखने को मिल रही थी इसके शार्पे रेशियो में, यानी कि जो रिस्क आप ले रहे हैं उस रिस्क के मुकाबले में इसने रिटर्न्स अच्छे दिए हैं। इसका शार्पे रेशियो 3 का है। तो मेरे ख्याल से जो पिछली शॉर्टलिस्टिंग में हमने यहाँ पर क्वांट एलिसिस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया था वो बिल्कुल सही सिलेक्ट किया था, इसमें हमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो पहला म्यूचुअल फंड हमारे पास आ गया है क्वांट एलिसिस टैक्स सेवर फंड। अब बात करते हैं सेकंड म्यूचुअल फंड की। सेकंड म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमें यहाँ पर अगेन हो सकता है, क्योंकि इन लाइन्स में हमें यहाँ पर फिर से अप्स एंड डाउन्स और कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो हम इनको क्लियरली देख लेते हैं। तो एक म्यूचुअल फंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो स्काई ब्लू वाली लाइन है, तो इस ड्यूरेशन में ये स्काई ब्लू वाली लाइन यानी कि मिराई एसेट एलिसिस टैक्स सेवर फंड की जो लाइन है, इस म्यूचुअल फंड ने लगातार आउट परफॉर्म किया है बाकी दूसरे म्यूचुअल फंड्स को। तो इस म्यूचुअल फंड के अगर हम परफॉर्मेंस को देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है पास्ट में। वो बात अलग है कि हाँ, अब ये म्यूचुअल फंड रिसेंट परफॉर्मेंस में थोड़ा सा नीचे चला गया है। इवन ये जो पिंक वाली लाइन है, आप देखेंगे कि पिंक वाली लाइन से भी नीचे एक बार ये ब्लू लाइन लगभग यहाँ पर आई है। मैं इसको जूम करके दिखा दूंगा। यहाँ पर स्काई ब्लू वाली लाइन ने पिंक वाली लाइन से थोड़ी सी नीचे परफॉर्मेंस दी है, यानी कि अपने बेंचमार्क के आसपास भी ये पहुंचा है। अगर हम एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की बात करते हैं, यानी कि ये जो ब्राउन वाली लाइन आपको देखने को मिल रही है, इस ब्राउन वाली लाइन ने वैसे तो परफॉर्मेंस बहुत कम दी है। इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई है। पास्ट में अगर हम देखते हैं तो पिंक और ब्राउन वाली लाइन में आपको बिल्कुल भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ये लाइन लगातार अपने बेंचमार्क के साथ साथ या उसको जस्ट बीट कर पाई है पूरे लंबे ड्यूरेशन में, पिछले 6-7 साल के ड्यूरेशन में। लेकिन अगर हम इसके रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर 2020 से जो 2023-24 वाला ड्यूरेशन है, पिछले 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जो कि हम इस टेबल पे देख पाए थे कि पिछले 3 साल में इसका जो CAGR गया है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी का, वो 25.59% का गया है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, 10 साल की बात करते हैं, तो 10 साल में इसके रिटर्न्स बहुत कम गए हैं, 17.62% के गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम एक म्यूचुअल फंड को जस्ट उसके रीसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमें उसको शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हम उसकी पास्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पास्ट परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई है। तो मेरे ख्याल से एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड थोड़ा सा वीक फंड है कंपेयर टू अदर फंड्स। तो इसी वाले टेबल में एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर रेड मार्क कर देना चाहिए, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड को सिर्फ इन रिटर्न्स के बेसिस पे हम इसको शॉर्टलिस्ट नहीं कर सकते, और वो भी तब जब इसका एक्सपेंस रेशियो भी हाई है, यानी कि 0.98% का है। अब हमारे पास बचते हैं 2 म्यूचुअल फंड्स, यानी कि डीएसपी और मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। तो एक काम करते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ है इसमें से हम
बाकी सभी म्यूचुअल फंड्स को हटा देते हैं। ओके, तो डीएसपी टैक्स सेवर फंड और मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड को जो हम कंपेयर करते हैं तो अब हमारे पास यहाँ पे दो लाइन्स हैं। डार्क ब्लू वाली मेरे एसेट की है और जो ऑरेंज वाली लाइन है ये डीएसपी की है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि डीएसपी टैक्स सेवर फंड की जो परफॉर्मेंस गई है वो मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड के मुकाबले काफी लो गई है। इस ड्यूरेशन के शुरुआत से लेके इवन जो रीसेंट ड्यूरेशन है यानी कि यहाँ तक भी अगर आप देखेंगे तो 2020-2023 के ड्यूरेशन के 20 तक भी डीएसपी टैक्स सेवर फंड एक बार भी मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड से ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। हाँ, लेकिन अगर हम रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये वाला जो हमें छोटा सा पीरियड देखने को मिल रहा है, इस वाले पीरियड में डीएसपी टैक्स सेवर फंड ने मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड को बीट किया है और मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड ने लगातार यहाँ पर अपने बेंचमार्क के आसपास के ही रिटर्न्स दिए हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर हम फिर से देखें तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन है उसमें हमें यहाँ पर मेरा एसेट टैक्स सेवर की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है और डीएसपी की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी पुअर देखने को मिल रही है। तो इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर एक म्यूचुअल फंड मुझे यहाँ पर चूज करना होगा तो मैं चूज करूंगा मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड। बाकी की बात हम इस टेबल से देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ग्रेटर देन 20% रिटर्न जो दिए हैं वो मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड ने दिए हैं 55.62 टाइम्स। मीडियन की अगर हम बात करते हैं तो इसका मीडियन गया है 20.55% का, जबकि डीएसपी का गया है 17.18% का। तो इसके बेसिस पे भी हमें यहाँ पर मेरा एसेट ही देखने को मिल रहा है। और एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज रिटर्न डीएसपी के गए हैं 16.19 के और मेरा एसेट के गए हैं 19.25% के। तो एक म्यूचुअल फंड जो हमें और मिल गया है अपनी शॉर्टलिस्टिंग के अंदर, जो हमने इस टेबल में की है और जो हमने रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे की है, वो म्यूचुअल फंड हमारे पास आ गया है मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड। तो दोस्तों ऑनेस्टली बताऊं तो ये कंपैरिजन थोड़ा सा डिफिकल्ट कंपैरिजन था, क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड तो ठीक है उसने आउट परफॉर्म किया है बाकी म्यूचुअल फंड्स को, लेकिन अगर हम बाकी 4 म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो चारों ही म्यूचुअल फंड आपस में काफ़ी टफ कंपटीशन रखते हैं। तो जो भी कंपैरिजन हमने यहाँ पर किया है, सबसे पहले हमने टेबल में शॉर्टलिस्टिंग करी, उसके बाद हमने रोलिंग रिटर्न्स निकाले, रोलिंग रिटर्न्स पे हमने कंपैरिजन किया। तो इस कंपैरिजन में जो हमें फाइनली 2 म्यूचुअल फंड समझ में आए हैं, सबसे पहला क्वांट म्यूचुअल फंड है और दूसरा मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड है। अब बात करते हैं इस वीडियो के फाइनल पॉइंट्स की। तो अभी तक अगर आपने किसी भी इलिसिस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं की है तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं क्वांट इलिसिस टैक्स सेवर फंड, और दूसरा म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए चूज़ कर सकते हैं मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड। लेकिन अगर आप पहले से ही इलिसिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते आए हैं, आपके पास हो सकता है कैनरा रोबैको इलिसिस टैक्स सेवर फंड हो सकता है आपके पास एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड हो, तो आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की जो रीसेंट परफॉर्मेंस है ये काफी अच्छी जा रही है। आगे इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी ये तो समय बताएगा। तो आप इस म्यूचुअल फंड को अभी और थोड़ा लंबे समय तक होल्ड करके, मे बी 1 साल तक आप होल्ड करके इस म्यूचुअल फंड के रोलिंग रिटर्न्स फिर से कंपेयर करके देखेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाए कि आपको एसबीआई के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए या फिर आप अपने इलिसिस म्यूचुअल फंड को स्विच करके कोई दूसरा म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी वो है इलिसिस म्यूचुअल फंड का ड्रॉबैक। तो इसका बस एक ड्रॉबैक है और वो है कि इस म्यूचुअल फंड का जो लॉक इन होता है वो होता है 3 इयर्स का। हो सकता है कि 3 इयर्स का लॉक इन किसी के लिए बहुत छोटी बात हो, किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो। और अगर हम इस लॉक इन की बात करते हैं तो ये लॉक इन आपका हर एक इंस्टॉलमेंट पे लगता है, यानी कि जितनी बार भी आप इलिसिस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, हर उस इन्वेस्टमेंट को 3 साल के लॉक इन से गुजरना ही पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने बहुत पहले ऑलरेडी इलिसिस म्यूचुअल फंड के लॉक इन पीरियड के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। ये वीडियो आपको विद एग्जांपल सबको समझा देगी कि इलिसिस म्यूचुअल फंड में लॉक इन कैसे काम करता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।